जब हम सिलेक्शन स्टेटमेंट या फिर डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास 5 तरह के सिलेक्शन स्टेटमेंट हमें देखने को मिलते हैं। पहला होता है हमारे पास सिंपल इफ स्टेटमेंट, फिर इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट एंड स्विच केस स्टेटमेंट। इन पांचों स्टेटमेंट का अपना पर्पज होता है। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इनमें से किसी एक स्टेटमेंट को क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो टोटली हमारे पास 5 तरह के होते हैं। पहला जो स्टेटमेंट हमें देखने को मिलता है वो सिंपल इफ स्टेटमेंट देखने को मिलता है। दूसरे नंबर में हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट आता है। फिर हमें नेस्टेड इफ स्टेटमेंट देखने को मिलता है। नेस्टेड इफ के बाद में हमारे पास इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट हमें देखने को मिलता है। कई बार हम इसको एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट भी बोलते हैं, एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट भी बोलते हैं। और पांचवें नंबर पे आता है हमारे पास स्विच केस स्टेटमेंट। ध्यान रखना, जब आपको केवल और केवल क्या करनी हो, ट्रू पार्ट की केयर करनी हो, केवल और केवल क्या करना हो आपको, ट्रू पार्ट की केयर करनी हो, या मैं यूं कहूं कि केवल और केवल आप कंडीशन के ट्रू होने पर ही कुछ स्टेटमेंट को चलाना चाहते हो, उस सिचुएशन में आप किसको यूज करोगे, सिंपल इफ स्टेटमेंट को यूज करोगे। मतलब कंडीशंस के फॉल्स होने पे आपके पास किसी भी तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं है। अगर कंडीशन ट्रू है तो कुछ स्टेटमेंट को आपको एग्जीक्यूट करवाना है, नहीं तो उनको स्किप करवाना है। तो उस केस में आप किसका यूज करोगे, सिंपल इफ स्टेटमेंट का यूज करोगे। जब आपको ट्रू और फॉल्स दोनों पार्ट की केयर करनी हो, मतलब कंडीशन के ट्रू होने पर कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चलाने हैं और कंडीशन के फॉल्स होने पर कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चलाने हैं, तो उस केस में आप किसका यूज करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट का, जहां पर ट्रू एंड फॉल्स दोनों पार्ट की क्या की जाती है, केयर की जाती है। जहां पर ट्रू एंड फॉल्स दोनों पार्ट की केयर की जाएगी कि कंडीशन के ट्रू होने पर भी हम स्टेटमेंट चलाना चाहते हैं और कंडीशन ट्रू ना हो तो उस केस में भी हम कुछ स्टेटमेंट चलाना चाहते हैं। आगे जब हम बात करते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की, तो नेस्टेड इफ का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप किसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने से पहले आप मल्टीपल टाइम कंडीशन को क्या करना चाहते हो, टेस्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप इस बात को यूं समझिए कि सपोज करो आप राजस्थान में ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हो, तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की, राजस्थान में बनाने की पहली शर्त क्या है कि आपका जो रेजिडेंस है वो कहाँ का होना चाहिए, राजस्थान का होना चाहिए। और दूसरी जो कॉमन शर्त है वो ये है कि आपकी जो एज है वो 18 साल या 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब आपको कोई डिसीजन लेना था, आपको कुछ काम करना था, लेकिन उस काम को करने से पहले आपको क्या करना पड़ा, मल्टीपल टाइम कंडीशन को टेस्ट करने की रिक्वायरमेंट हुई कि पहली कंडीशन कि वो राजस्थान का बोनाफाइड होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन कि उसकी जो एज है वो 18 या 18 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो जब भी हमें किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने से पहले मल्टीपल टाइम कंडीशन को टेस्ट करना पड़े, तो उस केस में हम किसका यूज करेंगे, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे। या मैं यूं कहूं कि यहां पर एक इफ के अंदर दूसरे इफ को हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं कि एक इफ की बॉडी के अंदर हम दूसरा इफ लिखते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जब वो एक इफ की बॉडी के अंदर जब हम दूसरा इफ लिखेंगे तो जो बाहर वाला इफ होगा उसको हम आउटर बोलते हैं और अंदर वाले को हम इनर बोलते हैं। इनर वाला केवल और केवल तभी एग्जीक्यूट होगा जब आउटर वाली की कंडीशन क्या रही होगी, ट्रू रही होगी। और उसके बाद हमारे पास दो स्टेटमेंट आते हैं, एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट और स्विच केस स्टेटमेंट। इन दोनों ही स्टेटमेंट का यूज हमें तब करते हैं जब हमारे सामने मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल होती है और उन मल्टीपल चॉइसेस में से हम किसी एक को ही क्या करवाना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। उस केस में हम इन दोनों में से किसी भी स्टेटमेंट का यूज कर लेंगे। दोनों का जो पर्पज होता है, पर्पज सेम होता है, हालांकि रीडेबिलिटी के लिहाज से जो हमारा स्विच केस स्टेटमेंट होता है वो ज्यादा बेटर रीडेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है एज कंपेयर टू इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट। तो सिंपल इफ और इफ एल्स को हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की। इन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट a condition is placed inside इफ स्टेटमेंट, कि एक इफ स्टेटमेंट होगा, उस इफ स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, कंडीशन मेंशन करेंगे। मतलब उसके अंदर हम किसको लिखने वाले हैं, इफ को लिखने वाले हैं। ध्यान रखेंगे, जब इस टाइप की चेन बनेगी तो जो हमारा इनर इफ होगा, इनर इफ इज एग्जीक्यूट ओनली व्हेन कंडीशन ऑफ आउटर
बिकम्स ट्रू। जब हमारे पास आउटर इफ की कंडीशन ट्रू होगी उसी केस में हम क्या करेंगे, इनर वाले इफ को एग्जीक्यूट करवा पाएंगे। अब इसका जो सिंटैक्स होता है उसके बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। उन वेरिएशन में हम हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारी प्रॉब्लम को सूट करेगा हम उसको क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। जैसे आपने यहां पर लिखा इफ, और इफ के अंदर आपने लिखा है कंडीशन, और इसकी बॉडी के अंदर आपने वापस से क्या लिख दिया, इफ, और यहां पर आपने मेंशन की है कंडीशन। फिर यहां से इस इफ की बॉडी आ जाएगी और ये एल्स, और यहां से इस एल्स की बॉडी आ जाएगी। जरूर नहीं कि आप एल्स लिखो, आप एल्स ना लिखे तो भी चल जाएगा काम। यहां से आप लेट से लिख दीजिए स्टेटमेंट 1 एंड अप टू आप एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट यहां से लिख सकते हो। तो ये भी किसका एग्जांपल आपके पास, नेस्टेड इफ का एग्जांपल है, क्योंकि एक इफ की बॉडी के अंदर आपने क्या किया है, दूसरे इफ को डिफाइन किया है। यहां पर इसको आप बोलोगे आउटर इफ और इसको आप बोलोगे यहां पर इनर इफ। ध्यान रखना जब यहां से कंडीशन ट्रू होगी तभी तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, क्योंकि ये जो इफ है आउटर वाला इसकी बॉडी यही तो है। तो यहां से जब कंडीशन ट्रू होगी तब हम इसकी बॉडी के अंदर एंट्री करेंगे, और इस बॉडी के अंदर वापस से हमें एंट्री करते क्या मिल गया, इफ। तो यहां से जब कंडीशन ट्रू होगी तो इस स्टेटमेंट को क्या करवाया जाएगा, एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, और यहां से जब कंडीशन ट्रू होगी तो वो इसकी बॉडी के अंदर क्या करेगा, एंटर करेगा। तो मैं यूं कह सकता हूं कि इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने से पहले इन दोनों कंडीशन का ट्रू होना कंपलसरी है। अब मान के चलो आपकी अंदर वाली कंडीशन तो ट्रू है लेकिन आपकी बाहर वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, तो क्या उस केस में ये वाले स्टेटमेंट चलेंगे? तो आपका जवाब होगा उस केस में ये वाले स्टेटमेंट नहीं चलेंगे। आप यूं समझ लीजिए इस बात को कि सपोज करो आपने लिखा है इफ 5 less than 3 and if 10 greater than 5 एंड आपने यहां पर मैसेज दिया printf हेलो। तो आप मेरे को ये बताइए कि क्या यहां से ये printf वाला स्टेटमेंट चलेगा? तो आपका जवाब बिल्कुल ये होना चाहिए कि नहीं चलेगा। जैसे आपने यहां पर लिखा है 5 less than 3, क्या 5 3 से छोटा होता है? नहीं, कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। और जैसे यहां से कंडीशन फॉल्स हुई उसी टाइम पे इस इफ की बॉडी को स्किप करता हुआ जस्ट इसके नीचे लिखी हुई पहली लाइन पे क्या हो जाएगा, आपका कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। तो भले ही यहां से 10 ग्रेटर देन 5 कंडीशन क्या है, ट्रू है, लेकिन कभी भी ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि अंदर वाले ब्लॉक पे जाने की शर्त यह है कि आउटर वाला जो इफ है उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपके पास ट्रू होनी चाहिए। अब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि इस इफ की बॉडी के अंदर एंट्री करते ही दूसरा इफ हो, यहां पर भी आपके पास एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट हो सकते हैं। तो ऐसा जरूर नहीं कि इफ की बॉडी के अंदर एंट्री करते ही आपको क्या मिले, इफ मिले, उसके ऊपर भी कुछ स्टेटमेंट हो सकते हैं। तो होगा क्या, यहां से जैसे कंडीशन ट्रू होगी बॉडी के अंदर एंट्री करेगा, इन स्टेटमेंट को चलाएगा, इन स्टेटमेंट को चलाने के बाद कंडीशन टेस्ट करेगा। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो फिर इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा। अब मान के चलो कि कंडीशन आपकी पहली बार में क्या हो गई थी, फॉल्स हो गई थी, तो क्या आपके पास यहाँ पर किसी भी तरह का एल्स स्टेटमेंट आपने लिखा है? तो जी बिल्कुल, आपने किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा है। मान के चलो आउटर लूप की आउटर इफ की कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो आप बॉडी के अंदर एंट्री किए, और एंट्री करते इनर जो इफ है आपका, इसकी कंडीशन क्या हो गई, आपकी फॉल्स हो गई। तो क्या आपके पास यहां पर किसी भी तरह का एल्स स्टेटमेंट है? नहीं, यहां पर भी आपके पास किसी भी तरह का एल्स स्टेटमेंट नहीं है। तो ना ही तो कंडीशन पहली बार में फॉल्स होगी तब आपके पास कोई ट्रीटमेंट है, और ना ही जब इनर वाली की कंडीशन फॉल्स होगी तो आपके पास किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट है। तो आप चाहो तो इसको इस वेरिएशन में भी लिख सकते हो, वो डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। जैसे आपने लिखा इफ कंडीशन then if condition, then यहां से n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आप लिख दोगे। फिर आपने यहां पर लिखा else, और फिर आपने यहां पर else की क्या बना दी, बॉडी बना दी, मतलब n नंबर ऑफ स्टेटमेंट आपने यहां पर लिख दी। इस वाले केस में क्या होगा कि अगर अंदर वाले इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तब तो आपके पास इसका एल्स ब्लॉक है, क्योंकि एल्स हमेशा इमीडिएट इफ के लिए क्या करता है, काम करता है। लेकिन कंडीशन आपकी पहली बार में क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो प्रोग्राम का कंट्रोल सीधा यहां से कहां आ जाएगा, इफ की बॉडी के बाहर आ जाएगा। अगर आप चाहो तो यहां पर भी आप क्या कर सकते हो, एल्स वाला ब्लॉक लिख सकते हो। लिखा इफ कंडीशन, इफ कंडीशन, देन यहां से इफ की बॉडी आ जाएगी, एल्स, यहां से एल्स की बॉडी आ जाएगी, और यहां से फिर एल्स, और ये फिर क्या आ जाएगी, एल्स की बॉडी आ जाएगी। तो पहली बार कंडीशन ट्रू हुई,
इफ की बॉडी के अंदर गया, यहां से कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा, कंडीशन ट्रू है तो इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा और सीधा कंट्रोल क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अगर यहां से कंडीशन फॉल्स है तो इस वाले एल्स वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा और कंट्रोल सीधा बाहर आ जाएगा। अगर कंडीशन आपकी पहली बार में क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो सीधा इफ की बॉडी के बाहर आएगा और यहाँ एल्स वाले ब्लॉक में रखे हुए स्टेटमेंट को क्या करवा देगा, एग्जीक्यूट करवा देगा। अगर आप चाहते हो कि कंडीशन आपकी पहली बार में फॉल्स हो तो कंट्रोल आपका एल्स पार्ट पे जाए और एल्स पार्ट पे जाने के बाद वापस से वहां क्या करे, कंडीशन को टेस्ट करे, तो ऐसा भी हो सकता है। कैसे लिखोगे इस वाली सिचुएशन को, जैसे आपने लिखा इफ कंडीशन, इफ कंडीशन, यहां से इफ की बॉडी एल्स, यहां से एल्स की बॉडी आ जाएगी, फिर यहां से आपका एल्स और एल्स के अंदर आपने वापस से क्या लिख दिया, इफ, और यहां पर क्या मेंशन कर दी, कंडीशन, यहां से इफ की बॉडी और यहां से एल्स की बॉडी क्या हो गई, क्लोज हो गई। तो मान के चलो आपकी कंडीशन पहली बार में क्या है, फॉल्स है। जब पहली बार में कंडीशन फॉल्स है तो सीधा कहां जाएगा, एल्स वाले पार्ट में, और एल्स वाले पार्ट में जैसे एंट्री करेगा वापस से क्या मिल गई, कंडीशन। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा। अब मान के चलो कि यहां से क्या हो गई आपकी कंडीशन फॉल्स। जब यहां से कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या किसी भी तरह का स्टेटमेंट चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि इस इफ के रेस्पेक्ट में आपने किसी भी तरह का एल्स स्टेटमेंट नहीं लिखा है। एक और चीज ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आप इस टाइप की चेन बनाओ तो यहां पर एल्स होना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। आप चाहो तो इस वाले एल्स को स्किप कर दीजिए। इफ के अंदर आपने इफ लिखा और आउटर जो इफ है वहां पर आपने एल्स ब्लॉक, और एल्स ब्लॉक के अंदर आपने क्या लिख दिया, यहाँ पर इफ लिख दिया। यहाँ पर सब कुछ क्या होता है, ऑप्शन होता है। हाँ, वो तो ध्यान रखना कि जो एल्स आएगा वो हमेशा इफ के साथ में ही आएगा, क्योंकि नहीं तो वाला स्टेटमेंट जो होता है वो हमेशा यदि तो वाले स्टेटमेंट के साथ में ही आता है। तो आप डायरेक्टली सीधा सीधा बिना इफ के आप एल्स नहीं लिख सकते। आप चाहो तो यहाँ पर भी एल्स वाला ब्लॉक आप मेंशन कर सकते हो। कैसे लिखोगे, जैसे आपने लिखा इफ कंडीशन, फिर यहां से इफ कंडीशन, यहां से इफ की बॉडी, देन एल्स, यहां से एल्स की बॉडी, यहां से फिर एल्स, एल्स के अंदर आपने क्या लिखा, इफ कंडीशन, इफ की बॉडी, एल्स, और यहां से एल्स की बॉडी। तो देखिए यहां पर मान के चलो पहली बार में कंडीशंस फॉल्स हुई। जब पहली बार में कंडीशंस फॉल्स हुई तो सीधा कहां जाएगा, एल्स वाले ब्लॉक में। एल्स वाले ब्लॉक में जाने के बाद कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा। अगर यहां से कंडीशन ट्रू तो उस केस में क्या होगा, इस इफ की बॉडी को एग्जीक्यूट करवा देगा, और अगर यहां से कंडीशन फॉल्स तो ये सीधा कहां जाएगा, एल्स में, और इस वाले ब्लॉक को वो क्या करवा देगा, एग्जीक्यूट करवा देगा। आप चाहो तो इस एल्स के अंदर भी वापस से क्या कर सकते हो, इफ कंडीशन आप मेंशन कर सकते हो। तो नेस्टेड इफ का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब आप किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने से पहले आप मल्टीपल टाइम कंडीशन को टेस्ट करना चाहते हो, उस केस में आप किसका यूज करोगे, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का यूज करोगे। जैसे बहुत ही पॉपुलर प्रॉब्लम होती है कि हमें 3 नंबर में से क्या करना है, बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है। अब जब हमें 3 नंबर में से बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली बात है, मान के चलो ए, बी और सी 3 नंबर हमारे पास, और इनमें से बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है, तो हमें एक को पकड़ के बाकी 2 के साथ क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। हम ये तभी कह सकते हैं कि एक कब बड़ा होगा, जब ए बी से भी बड़ा होगा और आपका ए सी से भी बड़ा होगा। तो एक बार इसका कोड लिखते हैं, 3 नंबर में से बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल लिए, ए, बी एंड सी, और यूजर से हम इनपुट करवा लेते हैं। तो हमने मैसेज दिया एंटर 3 नंबर, एंड नाउ स्कैनर %d, %d एंड %d, एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी कॉमा एड्रेस ऑफ सी। तीनों नंबर हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें ये चेक करना है कि इन तीनों में से बड़ा कौन सा है। तो हम किसी भी नंबर को पकड़ लेते हैं। हमने ए को पकड़ा तो हमने चेक किया कि क्या ए बी से बड़ा है क्या। अगर ए बी से बड़ा है तो हमने चेक किया कि क्या ए सी से भी बड़ा है क्या। अब देखो यहां से कंडीशन ट्रू हुई, इसका मतलब है कि ए बड़ा है बी से, तो बी अब रेस से बाहर हो गया। जैसे अंदर आया हमने चेक कर लिया कि क्या ए सी से बड़ा है क्या। अगर यहां से कंडीशन ट्रू हुई तो इस बात की गारंटी है कि कौन बड़ा है, आपका ए ही बड़ा है। तो आपने मैसेज दिया प्रिंट ए इज लार्जेस्ट, कौन बड़ा है आपका, ए बड़ा है। मान के चलो यहां से कंडीशन फॉल्स होती है तो ध्यान रखना, जब यहां से कंडीशन ट्रू हुई थी इसका मतलब है कि बी आपके रेस से बाहर हो चुका था। लड़ाई किनके बीच में थी, ए और सी के बीच में। अब यहां से अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कौन बड़ा होगा, ऑब्वियसली आपका सी बड़ा होगा। एल्स वाले पार्ट में आपने यहां पर लिख दिया सी इज लार्जेस्ट।
अब यहां बात को समझो कि सपोज करो पहली बार में यहां से कंडीशन फॉल्स हो गई थी कि ए ग्रेटर देन बी नहीं है। जब ए ग्रेटर देन बी नहीं है, कंडीशन फॉल्स हुई है, इसका मतलब बी बढ़ा रहा होगा, ठीक है। ए बड़ा नहीं था तभी तो क्या हुई, कंडीशन फॉल्स हुई। तो अब लड़ाई किन किन के बीच में, क्योंकि ए तो रेस से बाहर हो गया, अब लड़ाई आपकी बी और सी के बीच में है। तो आप यहां से अगर इस एल्स वाले ब्लॉक में जाओगे तो इस बात की गारंटी है कि ए तो आपका बड़ा नहीं है, या तो आपका बी बड़ा है या फिर आपका सी बड़ा है। तो आपने चेक किया कि इफ बी ग्रेटर देन सी, अगर यहां से कंडीशन ट्रू होती है इसका मतलब है कि कौन बड़ा है, बी, तो बी इज लार्जेस्ट। और अगर यहां से कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका मतलब है कौन बड़ा, आपका सी बड़ा है, तो सी इज लार्जेस्ट। यहां से एल्स की बॉडी कंप्लीट और यहां से मेन फंक्शन की बॉडी एंड। चलाते हैं इसको एक बार और अच्छे से समझ में आ जाएगी बात। तीन वेरिएबल आपने दिए ए बी और सी। ये आपकी कंसोल है जहां पर आपका आउटपुट नजर आएगा और यहां पर मैसेज आएगा सबसे पहले एंटर 3 नंबर। और सपोज करो आपने नंबर एंटर किए हैं 10, 30 एंड 20। तो होगा क्या, ए में क्या वैल्यू चली जाएगी 10, बी में क्या चला जाएगा 30 और सी में वैल्यू क्या चली जाएगी आपके पास 20 वैल्यू चली जाएगी। अब जैसे आप यहां पर आए, आपने चेक किया ए ग्रेटर देन बी, ए में क्या है 10 ग्रेटर देन 30, क्या 10 30 से बड़ा होता है, कंडीशन क्या हुई फॉल्स। और जैसे कंडीशन फॉल्स हुई, हम इस इफ की बॉडी को स्किप करते हुए इस इफ के बॉडी के नीचे लिखे हुए पहली लाइन पे चले गए, मतलब वहां पर हमें क्या मिल गया एल्स। और एल्स के अंदर वापस से क्या मिली, हमें कंडीशन मिली कि क्या बी सी से बड़ा है क्या। बताओ बी की वैल्यू क्या है 30, 30 इज ग्रेटर देन 20, कंडीशन ट्रू। और जैसे कंडीशन ट्रू होगी इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी और मैसेज आएगा हमारे पास बी इज लार्जेस्ट। क्या मैसेज आ जाएगा, बी इज लार्जेस्ट, ऐसा मैसेज हमारे पास आ जाएगा। हम इसको एक और बार चलाते हैं। जैसे हमने लिखा एंटर 3 नंबर और इस बार हम वैल्यू एंटर करते हैं, लेट्स से 20, 10 एंड 15। ऐसी वैल्यू हमने एंटर की तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 15। तो हमने चेक किया ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू क्या है 20, 20 इज ग्रेटर देन 10, यस कंडीशन ट्रू। और जैसे कंडीशन ट्रू हुई हम इफ की बॉडी में आए और अगले इफ में हमें कंडीशन मिली है कि इफ ए ग्रेटर देन सी, दैट मीन्स 20 ग्रेटर देन 15, कंडीशन क्या मिली हमें ट्रू। और जैसे हमें कंडीशन ट्रू मिली उसी टाइम पे क्या प्रिंट हो जाएगा, ए इज लार्जेस्ट। तो यहां से प्रिंट हुआ ए इज लार्जेस्ट, ऐसा मैसेज हमारे सामने आ गया। हम इसको एक और बार चलाते हैं, ठीक है। मान के चलो हमने लिखा एंटर 3 नंबर और इस बार हमने वैल्यू एंटर की है, लेट्स से 15, 9 एंड 24। ऐसी वैल्यू हमने एंटर की है तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, बी की वैल्यू 9 और सी की वैल्यू 24। वापस से चेक किया यहां से ए ग्रेटर देन बी, बताओ ए में क्या है 15, बी में क्या है 9, क्या 15 9 से बड़ा होता है, यस कंडीशन ट्रू। और जैसे कंडीशन ट्रू हुई इफ की बॉडी में, और इफ की बॉडी में आते पहला स्टेटमेंट हमें मिला इफ ए ग्रेटर देन सी। बताओ ए में क्या है 15, सी में क्या है 24, क्या 15 24 से बड़ा होता है, कंडीशन क्या हुई फॉल्स। और जैसे कंडीशन फॉल्स हुई सीधा कहा जाएगा एल्स वाले ब्लॉक में और प्रिंट हो जाएगा हमारे पास सी इज लार्जेस्ट। तो यहां से प्रिंट होगा सी इज लार्जेस्ट। 3 बार मैंने इसको इसलिए एग्जीक्यूट करवाया है कि आपको इस बात का कंफ्यूजन ना रहे कि हमने सी के लिए मैसेज को 2 बार लिखा है। यहां से भी मैसेज आपका प्रिंट हो गया था और यहां से भी मैसेज आपका प्रिंट हो गया है। तो इस सिचुएशन को डील करने के लिए हम इस तरीके से लिखते हैं। तो एक किसका एग्जाम्पल था हमारे पास, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का एग्जाम्पल था, जहां पर एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमने मल्टीपल टाइम कंडीशन को क्या किया है, यहां पर टेस्ट किया है। आप चाहो तो हम और प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे हमें चेक करना है कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक गिवन ईयर इज लीप ईयर और नॉट, ठीक है। हमें ये चेक करना है कि यूजर से हम एक ईयर इनपुट करवाएंगे और हमें ये चेक करके बताना है कि जो वो ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है। तो हमें पता है कि जब भी हम किसी साल की बात करते हैं, ईयर की बात करते हैं, तो ईयर हमारे पास 2 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है हमारे पास नॉर्मल ईयर और दूसरा होता है हमारे पास लीप ईयर।
एक होता है हमारे पास नॉर्मल ईयर, दूसरा होगा लीप ईयर। हम नॉर्मल ईयर किसको बोलते हैं? जिसके अंदर 365 दिन होते हैं। आप आसान भाषा में समझ लीजिए कि ऐसा ईयर जिसके अंदर टोटल कितने दिन हो, 365 दिन हो, उसको हम नॉर्मल ईयर बोलते हैं। और ऐसा ईयर जिसके अंदर टोटल 366 दिन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर। और जो 366 दिन होते हैं, तो यहाँ पर एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, और उस एक दिन को हम कहाँ पर एडजस्ट करते हैं? फरवरी के महीने में हम उसको एडजस्ट करते हैं, और उस साल जो हमारा फरवरी होता है वो 29 दिन का होता है। बाकी आमतौर पे वो कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। अब ये तो हुई नॉर्मल बात। अब हमें टेस्ट करके बताना है कि यूजर ने तो सिर्फ क्या किया है? ईयर इनपुट किया है। जैसे मान के चलो यूजर ने इनपुट किया है 2026, तो क्या ये 2026 लीप ईयर है या नहीं है? सपोज करो यूजर ने एंटर किया है 2000, क्या सन 2000 था वो लीप ईयर था या नहीं? मान के चलो यूजर ने एंटर किया 2028, क्या 2028 लीप ईयर होगा या नहीं होगा? तो यूजर ने क्या किया? ईयर इनपुट किया, और हमें ये देख के बताना है कि वो लीप ईयर है या नहीं। लीप ईयर कौन सा होगा? जिसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होगा, मतलब टोटल दिन 366 होंगे। और नॉर्मल ईयर वो होगा जिसमें 365 दिन होते हैं। ये तो थ्योरेटिकल बात थी। अब जब हम इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं, तो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते टाइम पे पहले हमें ये देखना होता है कि जो ईयर हमारा आया है वो सेंचुरी ईयर है या नहीं है। मतलब जब हम इसका कोड लिखेंगे, तो कोड लिखते टाइम पे हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा ईयर है वो सेंचुरी ईयर है या नहीं है। या तो वो सेंचुरी ईयर होगा या फिर वो नॉन सेंचुरी ईयर होगा। सेंचुरी ईयर मतलब शताब्दी वाला साल, ठीक है। जैसे क्या 2000 एक सेंचुरी ईयर है? यस, 2000 एक सेंचुरी ईयर है। जैसे भविष्य में 2100 आएगा, क्या वो सेंचुरी ईयर होगा? यस। उससे पहले सन 1900 रहा था, क्या वो सेंचुरी ईयर है? यस। उससे पहले 1800 रहा था, क्या वो सेंचुरी ईयर है? यस। तो हमारे पास दो तरह के ईयर आएंगे, एक सेंचुरी ईयर आएगा और दूसरा आपका नॉन सेंचुरी ईयर आएगा। कब पता चलेगा कि वो ईयर जो है वो हमारा सेंचुरी ईयर है? अरे मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ, जो 15 है, ठीक है, वो 5 का मल्टीपल है या नहीं है? 15 जो है वो 5 का मल्टीपल है या नहीं है? तो आप बोलोगे कि 15 तो 5 का मल्टीपल है। कैसे पता किया आपने? आपने 15 में 5 का भाग दे लिया, और अगर शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब है कि जो 15 है वो 5 का मल्टीपल है। अब हम आपसे पूछे कि बताओ कोई भी ईयर सेंचुरी ईयर है या नहीं है, तो सेंचुरी ईयर कौन सा वाला होगा? शताब्दी वाला साल। और जो शताब्दी वाला साल होगा वो हमेशा क्या होगा? 100 का मल्टीपल ही तो होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी ईयर है, अगर उसको हम 100 से भाग दे दे, और 100 से भाग देने के बाद अगर शेषफल 0 आ जाए, इसका मतलब वो ईयर कैसा है? सेंचुरी ईयर है। और 100 से भाग देने पर शेषफल 0 ना आए, इसका मतलब है कि वो कैसा है? हमारा नॉन सेंचुरी ईयर है। तो हम क्या करेंगे? इसको मोड करेंगे किससे? 100 से। और 100 से मोड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, इसका मतलब वो कैसा है? सेंचुरी ईयर। और हमने इसको 100 से क्या किया? मोड किया। और 100 से मोड करने के बाद जो शेषफल आया वो किसके बराबर नहीं आया? 0 के बराबर नहीं आया। और यहाँ पर जो शेषफल आ गया किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया। देखो ये जो लीप ईयर वाला जो लॉजिक होता है, बच्चे तो उसको ऐसे कर लेते हैं कि कोई भी साल लिया, उस साल को हमने 4 से मोड किया, और 4 से मोड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब वो ईयर कैसा है? आपका लीप ईयर है, नहीं तो वो लीप ईयर नहीं है। लेकिन ये लॉजिक सेंचुरी ईयर में क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। कैसे फेल हो जाता है? कि मैं आपसे पूछूं कि बताओ सन 2000 आपका लीप ईयर था या नहीं, तो आप 4 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो आप कह दोगे कि जो सन 2000 था वो कैसा था? लीप ईयर था। क्या वाकई में सन 2000 लीप ईयर था? हाँ, जो सन 2000 था वो वाकई में लीप ईयर था। अब आप उससे पहले चलो, साल 1900, क्या साल 1900 लीप ईयर था? तो आपका जवाब होगा साल 1900 आपका लीप ईयर नहीं था। लेकिन 1900 को आप 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से 0 मिल जाएगा। और आपका जो कोड है वो 1900 को भी क्या बता देगा? लीप ईयर बता देगा, जबकि 1900 आपका लीप ईयर नहीं था। ध्यान रखना, जो सेंचुरी ईयर होता है ना, वो हर 400 साल के बाद में क्या आता है? लीप ईयर आता है। तो 2000 अगर आपका लीप ईयर था सेंचुरी ईयर, तो उससे पहले सन 1600 रहा होगा आपका लीप ईयर, क्योंकि 1600 क्या था आपका? सेंचुरी ईयर। और वो आपका क्या रहा होगा? लीप ईयर। बाकी ना 1700 था, ना 1800 था, ना 1900 था। अब आपका 2000 जो था वो क्या था? आपका लीप ईयर। अब 2100 सेंचुरी ईयर आपका लीप ईयर नहीं होगा, 2200 सेंचुरी ईयर आपका लीप ईयर नहीं होगा, 2300 सेंचुरी ईयर आपका लीप ईयर नहीं होगा। हाँ, 2400 जो सेंचुरी ईयर है वो आपका क्या होगा? लीप ईयर होगा। कितने साल बाद आता है? हर 400 साल के बाद में आता है। तो सेंचुरी ईयर अगर वो 100 से मोड किया, रिमाइंडर 0 के बराबर आ जाए, तो वो कैसा है? सेंचुरी ईयर। और सेंचुरी ईयर लीप ईयर कब होता है? जब उसको किससे डिवाइड करें हम? 400 से मोड करें, और 400 से मोड करने के बाद क्या आ जाए? रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? लीप ईयर। तब हम उसको क्या बोलेंगे? लीप ईयर। और हमारा ईयर जो है वो एक नॉन सेंचुरी ईयर है। और नॉन सेंचुरी ईयर लीप ईयर कब होता है?
जब उसको 4 से मोड करने पर रिमाइंडर किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर। तो नॉन सेंचुरी ईयर लीप ईयर कब होगा, 4 से मोड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, और सेंचुरी ईयर लीप ईयर कब होगा, जब 400 से मोड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए। अब आपके पास 1900 था, इस 1900 का आप 400 से मोड करो, मतलब 1900 में 400 का भाग दो। जब 1900 में 400 का भाग दोगे तो आपको शेषफल कितने मिलेंगे, यहाँ से 300 मिलेंगे। क्या शेषफल 0 मिला, नहीं, शेषफल आपको 0 नहीं मिला, तो 1900 आपका लीप ईयर नहीं था। और सेंचुरी ईयर कैसे चेक करोगे, किसी भी ईयर को आप 100 से मोड कर दोगे, और 100 से मोड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका जो ईयर है वो कैसा है, सेंचुरी ईयर है। अब आपको कहानी समझ में आ गई होगी। सबसे पहले आपको ईयर इनपुट करवाना है। जैसे ही एक बार ईयर आपके हाथ में आ गया, सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि वो सेंचुरी ईयर है या नहीं है। अगर वो सेंचुरी ईयर है तो फिर वो लीप ईयर कब होगा, 400 से मोड करना पड़ेगा आपको। 400 से मोड करने पर रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब वो लीप ईयर है, नहीं तो वो लीप ईयर नहीं है। और अगर आपका वो ईयर सेंचुरी ईयर नहीं है तो उस केस में वो लीप ईयर कब होगा, जब हम उसको 4 से मोड करेंगे, और 4 से मोड करने पर हमें रिमाइंडर क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो छापते हैं इसको। मैन फंक्शन, सबसे पहले हम यहां से एक वेरिएबल लेते हैं, लेट्स से ईयर नाम से। सबसे पहले ईयर इनपुट करवाते हैं, तो मैसेज दिया प्रिंटफ एंटर ईयर। स्कैनफ के थ्रू वैल्यू रीड की, सेंड एंड एड्रेस ऑफ ईयर। ईयर हमारे पास आ चुका है। अब हमें ये चेक करना है कि ये सेंचुरी ईयर है या नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे, यदि ईयर को हम मोड करेंगे किससे, 100 से, और ईयर को 100 से मोड करने पर अगर हमारा रिमाइंडर किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब है कि वो हमारा सेंचुरी ईयर है। और सेंचुरी ईयर हमारा लीप ईयर कब होगा, जब इस ईयर को हम मोड करेंगे किससे, 400 से, और शेषफल किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा ईयर है वो कैसा है, लीप ईयर। तो हम देख सकते हैं परसेंट डी इज लीप ईयर। परसेंट डी की जगह आप किसको प्रिंट करवा दीजिए, ईयर को प्रिंट करवा दीजिए। मान के चलो यहां से कंडीशन फॉल्स हुई। यहां से कंडीशन फॉल्स कब होगी, आपका ईयर तो सेंचुरी ईयर था लेकिन वो 400 से मोड नहीं हुआ, मतलब आपका सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होगा। यहां वाले मैसेज से लिखा प्रिंट है परसेंट डी इज नॉट लीप ईयर, और यहां से आप ईयर की वैल्यू को प्रिंट करवा दीजिए। अब मान के चलो आपकी कंडीशन पहली बार में फॉल्स हो गई, जब आपने ईयर को 100 से मोड किया, और 100 से मोड करने पर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया। इसका मतलब है कि आपका ईयर नॉन सेंचुरी ईयर था, तभी तो यहाँ से कंडीशन फॉल्स हुई होगी। तो क्या उसको चेक करने की जरूरत है, नहीं, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। यहां पर अगर प्रोग्राम का कंट्रोल आएगा तो वो इस बात की गारंटी है कि आपका जो ईयर होगा वो 100% नॉन सेंचुरी ईयर होगा। अगर वो सेंचुरी ईयर होता तो कभी कंट्रोल यहाँ पर आता ही नहीं, जो रायता फैलना था वो यहीं पर फैल जाता। तो यहां से आया, तो यहां से जब कंट्रोल एल्स वाले ब्लॉक में आएगा तो क्या होगा, आपका ईयर आपका सेंचुरी ईयर नहीं होगा। और जब ईयर आपका सेंचुरी ईयर नहीं है तो उस केस में आपको लीप ईयर चेक करने के लिए 4 से मोड करना है। तो आपने लिखा इफ ईयर मोड 4 इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो आप प्रिंट करवा दीजिए कि परसेंट डी इज लीप ईयर, और परसेंट डी की जगह आप किसको प्रिंट करवा दीजिए, ईयर को प्रिंट करवा दीजिए। मान के चलो यहां से कंडीशन फॉल्स हो गई। अब यहां से कंडीशन फॉल्स होने का मतलब है कि आपका ईयर एक नॉन सेंचुरी ईयर था, और आपका नॉन सेंचुरी ईयर आप लीप ईयर नहीं है। आपने यहां पर लिखा एल्स प्रिंटफ परसेंट डी इज नॉट लीप ईयर एंड ईयर। यहां से एल्स की बॉडी एंड, और यहां से मैन की बॉडी एंड। एक बार इसको चला लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है, और वो वेरिएबल किस नाम से बनाया है, ईयर के नाम से। फिलहाल इसमें गार्बेज रखा हुआ है। ये कंसोल जहां पर हमें आउटपुट नजर आएगा, तो मैसेज आएगा हमारे पास एंटर ईयर। मैसेज आया हमारे पास एंटर ईयर, और सपोज करो आपने ईयर में वैल्यू एंटर की है 2026। तो ईयर में क्या आ गया, 2026। उसके बाद चेक किया ईयर मोड 100। 2026 में 100 का भाग दोगे तो क्या शेषफल 0 मिलेगा, नहीं, शेषफल 0 नहीं मिलेगा। 2026 में जब 100 का भाग दोगे तो आपको शेषफल 26 मिलेगा, मतलब कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। और जैसे कंडीशन फॉल्स हुई, सीधा इफ की बॉडी के बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर एल्स लिखा हुआ है। फिर आपने यहाँ पर एल्स की बॉडी के अंदर फिर वापस से कंडीशन आपने लगा रखी कि इफ ईयर मोड 4, ईयर में क्या है 2026। तो 2026 को आपने
मोड किया किससे, 4 से, तो क्या सेल्सफुल 0 के बराबर आएगा, नहीं आएगा। एक बार करके देख लीजिए, ये 2026 है, इसमें आपने किसका भाग दिया, 4 का भाग दिया, तो यहां से 20 आ गया, फिर यहां से 2 0 6 और 6 टाइम 24, तो शेषफल क्या मिल रहा है आपको, 2 मिल रहा है। मिलना क्या चाहिए आपको, 0 मिलना चाहिए, मतलब कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। और जैसे कंडीशन फॉल्स हुई, मैसेज आएगा %d इज नॉट लीप ईयर, और %d की जगह ईयर की वैल्यू, ईयर में क्या है 2026, तो 2026 इज नॉट लीप ईयर। ठीक है, मान के चलो हमने इसको वापस से चलाया और इस बार हमने ईयर में वैल्यू एंटर की है 1900, तो ईयर में वैल्यू क्या आ जाएगी 1900। चेक किया जाएगा, ईयर मोड 100, 1900 में 100 का भाग दोगे तो क्या शेषफल 0 के बराबर आएगा, यस, कंप्लीटली भाग चला जाएगा, शेषफल 0 के बराबर आएगा। और आपने क्या किया, इफ की बॉडी के अंदर आपने एंट्री की, इफ की बॉडी के अंदर एंट्री करने के बाद आपने चेक किया कि 1900 मोड 400, 1900 में जब 400 का भाग दोगे तो शेषफल 0 के बराबर आएगा, नहीं, कंडीशन फॉल्स। और जैसे कंडीशन फॉल्स हुई, मैसेज आएगा %d इज नॉट लीप ईयर, दैट मींस 1900 इज नॉट लीप ईयर। अब मान के चलो एक और बार चलाया हमने और हमने लिखा एंटर ईयर, और इस बार आपने 2004 एंटर किया है। क्या एंटर किया, 2004, तो ईयर में वैल्यू क्या आ गई होगी 2004। चेक किया 2004 मोड 100 इक्वल टू 0, नो, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, एल्स वाले ब्लॉक में आए। चेक किया ईयर मोड 4 इक्वल टू 0, 2004 में जब 4 का भाग दोगे तो क्या शेषफल 0 आएगा, हाँ, 2004 में जब 4 का भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा 0, और जैसे शेषफल 0 आया कंडीशन ट्रू, और मैसेज आएगा %d इज लीप ईयर, दैट मींस 2004 इज लीप ईयर। तो इस तरीके से आप लीप ईयर वाले कोड को लिख सकते हो। देखो आपने इतना कुछ लिखा, आप चाहो तो इसको मर्ज भी कर सकते हो। कैसे मर्ज करोगे, ठीक है, वैसे उलझना मत, ठीक है, मैं यूं बता रहा हूं आपको। देखो ये वाला स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, जब यहां से दोनों कंडीशन ट्रू होगी, और दोनों कंडीशन ट्रू होने का मतलब क्या है कि इफ ईयर मोड 100 इक्वल टू 0 एंड ईयर मोड 400 इक्वल टू 0, यही तो है इसका मतलब कि ये वाला स्टेटमेंट कब चल रहा है, जब दोनों कंडीशन ट्रू है, और दोनों कंडीशन ट्रू होने के लिए आपने किसका यूज कर लिया, लॉजिकल एंड का यूज कर लिया। ये किसके लिए, लीप ईयर के लिए, लेकिन लीप ईयर यहां पर भी तो है। अब यहां वाला लीप ईयर कब होगा, जब आपका ईयर सेंचुरी ईयर नहीं होगा और उसके साथ में वो 4 से क्या होगा, मोड होगा। अब या तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तब लीप ईयर आएगा, या जब नॉन सेंचुरी ईयर होगा तब लीप ईयर आएगा। तो आपने लिखा यहाँ पर लॉजिकल और, क्या लिखा, लॉजिकल और वापस से आपने कंडीशन टेस्ट की कि इफ ईयर मोड 100 नॉट इक्वल टू 0, इस बार आप किसके लिए चेक करें, नॉन सेंचुरी ईयर के लिए, तो आपका ईयर एक नॉन सेंचुरी ईयर होना चाहिए, और साथ में वो लीप ईयर कब होगा, जब आप इसको 4 से मोड करोगे तो रिमाइंडर किसके बराबर आएगा, आपका 0 के बराबर आएगा। अगर ऐसा है तो आप यहां से प्रिंट करवा देना %d इज लीप ईयर, और अगर ऐसा नहीं है तो आप इसके एल्स में प्रिंट करवा देना %d इज नॉट लीप ईयर। ठीक है, आप ऐसा भी करोगे तो काम चल जाएगा, मतलब सिंपल इफ एल्स से भी ये काम हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहां से क्या हो गई, आपकी कंडीशन हो गई। उम्मीद है यहां से आपको समझ में आया होगा कि इन दोनों कंडीशन के ट्रू होने पर आपका लीप ईयर है, यस, और उसके बाद नॉन सेंचुरी ईयर जिसको 4 से मोड करेंगे, अगर यहां से कंडीशन ट्रू है तो भी आपका लीप ईयर है। और दोनों में से होनी क्या है, कोई एक ही कंडीशन तो ट्रू होनी है, इसके लिए बीच में हमने किसका यूज किया है, लॉजिकल और का यूज किया है। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि साहब हमने तो यहाँ पर ये नॉन सेंचुरी ईयर को चेक ही नहीं किया था, तो उसके पीछे रीजन ये है कि भैया यहाँ पर जब हम आ रहे तो चैन इसी तरीके से बन रही थी कि कंडीशन फॉल्स होने का मतलब था कि हमारा जो ईयर है वो कैसा है, नॉन सेंचुरी ईयर है, जबकि इस वाले सिचुएशन पे वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ेगा, हाँ तब काम कर जाएगा जब आप इन कंडीशन को रिवर्स करके लिख दोगे, जब कंडीशन को रिवर्स करके लिख दोगे तब आपका काम बन जाएगा। ठीक है, कैसे, ये ऑपरेटर की प्रायोरिटी का गेम है केवल। अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे कि इफ ईयर मोड 100 नॉट इक्वल टू 0 एंड ईयर मोड 4 इक्वल टू 0 और ईयर मोड 400 इक्वल टू 0, अब चल जाएगा काम।
यहां से आप लिख दीजिए printf %d इज लीप ईयर एंड एल्स printf %d इज नॉट लीप ईयर। ठीक है, वो हो इसलिए रहा था, ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर जब 4 से डिवाइड हो रहा है तो गारंटी नहीं है कि वो 400 से डिवाइड हो, लेकिन कोई भी नंबर अगर 400 से डिवाइड हो रहा है तो वो 100% क्या हो जाएगा, आपका 4 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, इसलिए वहां पर दिक्कत थी। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो अब आपको यहाँ पर सेंचुरी ईयर चेक करने की जरूरत नहीं है, आपने नॉन सेंचुरी ईयर को चेक कर लिया, 4 से मोड कर लिया। अगर ऐसा नहीं है तो आप सीधा 400 से मोड कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो ये कहानी थी किसकी, हमारे पास नेस्टेड इफ की। अब हम बात करते हैं इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट के। अब इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट को हम कब यूज करेंगे, जब हमारे सामने मल्टीपल चॉइस हो और मल्टीपल चॉइस में से हम किसी एक को क्या करवाना चाहते हो, एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो। मतलब हमारे पास जो अल्टरनेटिव है वो तो बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन उन अल्टरनेटिव में हम केवल और केवल क्या करना चाहते हैं, किसी एक को ही एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तब हम इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट का यूज करेंगे। और इसका जो सिंटैक्स होगा वो कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले आपको इफ और इफ के अंदर आपको मेंशन करनी है यहाँ पर कंडीशन, फिर आपको यहाँ पर लिखने उसके लिए स्टेटमेंट। आपने लिखा यहाँ स्टेटमेंट, फिर आपको लिखना एल्स इफ। ध्यान रखना एल्स और इफ के बीच में यहाँ पर क्या है, स्पेस है। फिर आपने मेंशन की कंडीशन, और अगर यहाँ से कंडीशन ट्रू होती है तो फिर आपके पास कुछ स्टेटमेंट यहाँ से एग्जीक्यूट होंगे। फिर आपने लिखा एल्स इफ, फिर कंडीशन मेंशन की आपने, और फिर आपने यहाँ से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाया। इस तरीके से आप बहुत सारे एल्स इफ लिख के कंडीशन आप मेंशन कर सकते हो, और आखिरी में आप लिखोगे एल्स स्टेटमेंट। अब देखो होगा क्या, ठीक है, ऑब्वियसली इसके ऊपर भी कुछ स्टेटमेंट होंगे और इसके नीचे भी कुछ स्टेटमेंट होंगे, हम उस बात में इंटरेस्टेड नहीं है। इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करवाने के बाद प्रोग्राम का कंट्रोल यहां पर आएगा, और यहां पर आने के बाद उसने कंडीशन को टेस्ट किया। अब यहां जब इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट की बात होती है तो यहां पर जो कंडीशन की टेस्टिंग होती है वो टॉप टू बॉटम होती है। कंडीशन की जो टेस्टिंग होगी वो कैसी होगी, टॉप टू बॉटम यहाँ से टेस्टिंग होगी। और एक बार कहीं पर भी अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा, और उसके बाद कंट्रोल सीधा एल्स की बॉडी के नीचे लिखी हुई पहली लाइन पे आपका ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पर आपने लिखा इफ के अंदर क्या मेंशन की, कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा दिया जाएगा। हाँ, अगर इस इफ के कंटेक्स्ट में मल्टीपल स्टेटमेंट है तो आप यहाँ पर ब्लॉक भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि इसके कंटेक्स्ट में हम एक ही स्टेटमेंट चला रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने किसी भी तरह का ब्लॉक नहीं लिखा है। आप चाहो तो यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का सेट आप लिख सकते हो। अब यहाँ से कंडीशन ट्रू हुई, इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाया, और इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाने के बाद में प्रोग्राम का कंट्रोल सीधा एल्स की बॉडी के नीचे लिखी हुई पहली लाइन पर ट्रांसफर हो जाएगा, और इनमें से किसी भी कंडीशन को टेस्ट ही नहीं किया जाएगा, भले ही आपकी कंडीशन क्या रही हो, ट्रू ही क्यों ना रही हो। ऐसा क्यों हुआ, आप इसको गौर से देखोगे तो यही तो है। ये इफ के बाद में आपने लिखा है कंडीशन, उसके बाद में आपने लिखे हैं स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद में आपने लिखा है एल्स, और एल्स के बाद में आप लिख रहे हो इफ, फिर आपने मेंशन की है कंडीशन, उसके बाद आपने लिखा है स्टेटमेंट, उसके बाद आपने लिखा है यहाँ पर एल्स के बाद फिर लिखा आपने इफ के बाद लिखा है कंडीशन, फिर आपने लिखे स्टेटमेंट, फिर लिखा आपने एल्स के बाद फिर लिखा आपने इफ के बाद लिखी है कंडीशन। ठीक है, तभी तो ये इस तरीके से आपके पास चैन बन रही है, तभी तो आपने इसको इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट बोला। तो देखो यहां पर इस एल्स के पास तो प्रोग्राम का कंट्रोल तभी तो आएगा जब यहां से क्या होगी, कंडीशन फॉल्स होगी। अब मान के चलो यहीं से कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला स्टेटमेंट चला देगा, और इस वाले स्टेटमेंट को चलाने के बाद इस एल्स वाले ब्लॉक को क्या किया जाएगा, कंप्लीट को स्किप किया जाएगा, क्योंकि ये वाला जो एल्स है वो तो इसके कंटेक्स्ट में काम कर रहा है। और ये वाला इफ के पास कंट्रोल कब आएगा, जब इस वाले एल्स के पास कंट्रोल आएगा, और इस एल्स के पास कंट्रोल तब आएगा जब यहां से कंडीशन क्या होगी, आपकी फॉल्स होगी। इसीलिए जब यहां से कंडीशन ट्रू हो गई तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के बाद प्रोग्राम का कंट्रोल सीधा कहां पर चला जाएगा, एल्स की बॉडी के नीचे लिखी हुई पहली लाइन पर ट्रांसफर कर जाएगा। मान के चलो यहां से कंडीशन फॉल्स हो गई, जब यहां से कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई तो प्रोग्राम का कंट्रोल किसके पास जाएगा,
अगले वाले एल्स इफ के पास में जाएगा और यहाँ पर कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा। अगर यहाँ से आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस केस में इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के बाद प्रोग्राम का कंट्रोल सीधा एल्स की बॉडी के नीचे लिखी हुई पहली लाइन पर ट्रांसफर हो जाएगा और इसके नीचे लिखी हुई किसी भी कंडीशन को टेस्ट ही नहीं किया जाएगा। अब मान के चलो यहाँ से कंडीशन क्या होगी आपकी फॉल्स। जब यहाँ से आपकी कंडीशन फॉल्स हुई तो उस केस में जो कंट्रोल है आपका अगले वाले एल्स के पास जाएगा, यहाँ पर कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा और एग्जीक्यूट करवाने के बाद प्रोग्राम का कंट्रोल एल्स की बॉडी के नीचे लिखी हुई पहली लाइन पर ट्रांसफर हो जाएगा। और मान के चलो इस तरीके से आपने ऊपर लिखी हुई सारी की सारी कंडीशन को क्या कर लिया, टेस्ट कर लिया। और जब आपने सारी की सारी कंडीशन को टेस्ट किया तो कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं हुई तो उस केस में एल्स में लिखा हुआ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके की जब भी प्रॉब्लम आपके पास में आए कि आपके पास में मल्टीपल चॉइसेस है लेकिन इन मल्टीपल चॉइस में से आप क्या करवाना चाहते हो, किसी एक को ही एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो, तो आप किसका यूज करोगे, इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट का। ऐसा क्यों होता है तो आप इस तरीके से इसको लिख के देखोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। मान के चलो हमने एक वेरिएबल लिया है चॉइस नाम से, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी इसमें। अब फिर हम यूजर से इनपुट करवा रहे हैं चॉइस की वैल्यू, एंटर चॉइस। यहां से स्कैनफ के थ्रू वैल्यू रीड की एंड एड्रेस ऑफ चॉइस। फिर हम लिख रहे हैं यहां पर कि इफ चॉइस इक्वल टू 1 देन प्रिंटफ हेलो printf choice 1 else if choice equal to 2 printf welcome backslash n printf choice 2 backslash n else printf by printf नॉट 1 एंड 2, ऐसा मैसेज लिख दिया है। printf गुड बाय और यहां से मैन की बॉडी को क्लोज कर दिया है। चलाते हैं इसको। तो हमने यहां पर एक वेरिएबल लिया है किस नाम से, चॉइस नाम से, फिलहाल उसमें गार्बेज रखा हुआ है। ये कंसोल जहां पर आउटपुट हमें देखने को मिलेगा तो सबसे पहले हमारे पास मैसेज आएगा एंटर चॉइस। और सपोज करो आपने क्या एंटर किया है, 2 एंटर किया है तो चॉइस में क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा। चेक किया जाएगा इफ चॉइस इक्वल टू 1, चॉइस में क्या है 2, क्या 2 1 के बराबर है, नहीं, कंडीशन फॉल्स। और जैसे कंडीशन फॉल्स हुई ये कहां जाएगा, एल्स वाले ब्लॉक में, और एल्स वाले ब्लॉक में जाके वापस से क्या मिल गया, इसको कंडीशन मिल गई। चेक किया चॉइस इक्वल टू 2, क्या 2 2 के बराबर है, यस, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू मैसेज आएगा हमारे पास वेलकम और उसके बाद चॉइस 2 और उसके बाद नीचे लिखे हुए सारे के सारे स्टेटमेंट को स्किप किया जाएगा और इस एल्स की बॉडी के नीचे लिखे हुआ जो स्टेटमेंट है वो तो फिर सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन के चलते एग्जीक्यूट होगा ही होगा और मैसेज आ जाएगा हमारे पास गुड बाय। अगली बार चलाते हैं इसको। सपोज करो मैसेज आया हमारे पास एंटर चॉइस और इस बार आपने एंटर किया है 1 तो चॉइस में क्या आ गया 1। चेक किया जाएगा चॉइस इक्वल टू 1 मतलब 1 इक्वल टू 1, यस, कंडीशन ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू इफ की बॉडी को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा और मैसेज आएगा हमारे पास हेलो, हेलो के बाद में चॉइस 1 और उसके बाद नीचे जितने भी कंडीशन लिखी हुई वो सबको क्या कर दिया जाएगा, स्किप कर दिया जाएगा। और स्किप करने के बाद एल्स की बॉडी के नीचे लिखे हुए पहली लाइन पर ट्रांसफर हो जाएगा और एल्स की बॉडी के नीचे लिखी हुई पहली लाइन क्या है आपकी, गुड बाय। तो यहां से क्या प्रिंट हो जाएगा,
गुड बाय प्रिंट हो जाएगा। एक और बार इसको चलाते हैं। तो सपोज करो इस बार हमारे पास मैसेज आया एंटर चॉइस और आपने एंटर किया है 5, तो चॉइस में क्या चला गया, 5 चला गया। चेक किया 5 इक्वल टू 1, नो कंडीशन फॉल्स। चेक किया 5 इक्वल टू 2, नो कंडीशन फॉल्स। तो फिर कौन सा वाला ब्लॉक चल जाएगा, एल्स वाला ब्लॉक चल जाएगा। तो मैसेज आएगा आपके पास बाय, बाय के बाद में आपका नोट 1 एंड 2, नोट 1 एंड 2 एंड देन गुड बाय। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं जब हमारे सामने मल्टीपल अल्टरनेटिव हो और उन मल्टीपल अल्टरनेटिव में से हम किसी एक को क्या करवाना चाहे, एग्जीक्यूट करवाना चाहे, तब हम किसका यूज करेंगे, यहां पर इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट का यूज करेंगे। बाकी एक फेमस प्रॉब्लम भी होती है जिसको अक्सर हम डिस्कस करते हैं कि हम यूजर से कोई भी एक कैरेक्टर इनपुट करवाएंगे और उस कैरेक्टर को हम ये चेक करके बताएंगे कि वो वोवल है या नहीं है। तो हमें ये चेक करना है कि वो वोवल है या नहीं। तो यूजर ने कोई भी कैरेक्टर इनपुट किया, हमें सिर्फ ये चेक करना है कि वो वोवल है या नहीं है। और हमें पता है कि जब भी बात वोवल की आती है तो 5 तरह के वोवल हमें देखने को मिलते हैं, ए ई आई ओ एंड यू। अब ये ए ई आई ओ यू ये कैपिटल में, अब यूजर तो यूजर होता है, वो स्मॉल में भी तो एंटर कर सकता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ए ई आई ओ और यू। तो हमें क्या करना है, इस 10 पॉसिबिलिटी को हमें चेक करना है कि इन 10 पॉसिबिलिटी में से कोई एक है तो फिर वो हमारे लिए क्या है, वोवल है, नहीं तो फिर वो हमारे लिए वोवल नहीं है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, मैन फंक्शन लिया और मैन फंक्शन में हम यहाँ पर एक कैरेट टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स से ch नाम से, और यूजर से हम एक कैरेक्टर इनपुट करवाते हैं, printf एंटर कैरेक्टर, scanf कैरेक्टर के लिए %c फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड एड्रेस ऑफ ch। तो कैरेक्टर हमारे पास आ चुका है। अब हमें ये चेक करके बताना है कि वो वोवल है या नहीं है। तो हमने चेक किया कि इफ जो ch में रखा हुआ कंटेंट है वो क्या बराबर है क्या कैपिटल ए के। ठीक है, अगर ऐसा हो या वो स्मॉल लेटर में भी तो हो सकता है कि ch में रखा हुआ कंटेंट किसके बराबर हो, स्मॉल ए के, चाहे भले ही वो कैपिटल ए के बराबर हो या वो स्मॉल ए के बराबर हो। लॉजिकल एंड मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि कभी भी आपका कैपिटल ए स्मॉल ए के बराबर नहीं होगा। तो आपने चेक किया कि या तो वो कैपिटल ए के बराबर हो या फिर वो स्मॉल ए के बराबर हो। अगर वो दोनों में से किसी एक के भी बराबर है तो फिर वो क्या है, वोवल है। तो आपने प्रिंट करवा दिया printf %c इज वोवल और यहां से ch की वैल्यू प्रिंट करवा दी। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि वो ई में से कुछ हो। तो आपने चेक किया ch इज इक्वल टू कैपिटल ई और ch इज इक्वल टू स्मॉल ई। अगर इन दोनों में से भी कुछ है तो भी वो क्या है, आपका वोवल है। तो आप लिखोगे %c इज वोवल और आपने ch को प्रिंट करवा दिया। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि वो आई हो, तो ch इज इक्वल टू कैपिटल आई और ch इज इक्वल टू स्मॉल आई। अगर ऐसा है तो भी वो क्या है, वोवल है। तो आपने प्रिंट करवा दिया printf %c इज वोवल एंड ch की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि वो ओ के बराबर हो, तो ch इज इक्वल टू कैपिटल ओ और ch इज इक्वल टू स्मॉल ओ, तो भी वो क्या है, वोवल है। printf %c इज वोवल एंड ch को प्रिंट करवा दिया। अब अगर ना वो ए के बराबर है, ना ई के बराबर है, ना आई के बराबर है, ना ओ के बराबर है, तो हो सकता है कि वो यू के बराबर हो। तो आपने चेक कर लिया एल्स इफ ch इज इक्वल टू कैपिटल यू और ch इज इक्वल टू स्मॉल यू, तो भी वो क्या है, आपका वोवल है। तो आपने प्रिंट करवा दिया printf %c इज वोवल। अब इन पांचों में से वो किसी के भी बराबर नहीं है। एग्जैक्टली हमने 10 को चेक कर लिया लॉजिकल और लगा के, लेकिन अगर वो इन पांचों में से किसी के भी बराबर नहीं है तो फिर वो वोवल नहीं है। तो आप सिंपल एल्स में प्रिंट करवा दीजिए, एल्स printf %c इज नॉट वोवल, कि वो वोवल के बराबर नहीं है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल अल्टरनेटिव थे आपके पास में टोटल 6 चॉइसेस थी। ठीक है, तो या तो इन पांचों में से कोई ट्रू हो जाएगी
तो आपका वो वोवल हो जाएगा, और पांचों में से ट्रू नहीं होगी तो फिर आपका वो क्या हो जाएगा, वोवल नहीं होगा। अब हो सकता है कि वो आपका कोई कॉन्सोनेंट हो, या हो सकता है वो कोई स्पेशल सिंबल हो, या हो सकता है यूजर ने क्या एंटर कर दिया हो, डिजिट एंटर कर दिया हो। हम ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि वो कॉन्सोनेंट ही होगा, यूजर तो कुछ भी एंटर कर सकता है। हमारा काम ये था कि वो वोवल है या नहीं है, और वोवल चेक करने के लिए इन 10 में से कोई एक होगा। अब आपके दिमाग में सवाल ऐसा आ सकता है कि इन जितने भी आपने इफ और एल्स इफ लिखे, इनमें जो मैसेज आ रहा है वो तो मैसेज तो सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको सिंपल इफ एल्स में भी क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन सिंपल इफ एल्स में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी कंडीशन आपको एक इफ के अंदर क्या करनी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी। कैसे, जैसे इफ ch इज इक्वल टू ए और ch इज इक्वल टू ए और ch इज इक्वल टू e और ch इज इक्वल टू e और ch इज इक्वल टू i और ch इज इक्वल टू i और ch इज इक्वल टू o और ch इज इक्वल टू o और ch इज इक्वल टू u और ch इज इक्वल टू u। अगर ऐसा है तो फिर आप क्या प्रिंट करवाओगे, %c इज वोवल, एंड एल्स आप प्रिंट करवाओगे %c इज नॉट वोवल, ठीक है। लेकिन अगर आप रीडेबिलिटी के लिहाज से देखोगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। तो आप चाहो तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, लेकिन हमारा जो मकसद था वो ये मकसद था हमारा कि हम किसको समझने वाले थे, यहाँ पर इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट को समझने वाले थे, जहां पर मल्टीपल चॉइसेस होती है और मल्टीपल चॉइसेस में हम क्या करते हैं, किसी एक को एग्जीक्यूट करवाते हैं। बस यहाँ ध्यान ये रखना कि कंडीशन की टेस्टिंग टॉप टू बॉटम होती है। एक बार जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाती है उसके बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाने के बाद में बाकी सारी की सारी कंडीशन को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, स्किप कर दिया जाता है। भले ही वो कंडीशन ट्रू ही क्यों ना रही हो, भले ही आपने यहाँ पर हर एक जगह कंडीशन सेम ही क्यों ना रख दी हो, तो भी अगर एक बार आपकी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो नीचे वाले किसी को भी एग्जीक्यूट करवाया नहीं जाएगा, मतलब उसको चेक ही नहीं किया जाएगा। अब हम अगली क्लास में स्विच केस स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेंगे और फिर हम मूव हो जाएंगे लूप कंट्रोल स्टेटमेंट की तरफ। अंत तक रुके, उसके लिए धन्यवाद आपका। फिर भी कोई शिकायत सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स की तरफ जरूर जाइए।